कल क्या क्या देखे थे ग्रेविटेशन में? फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। हमने फील्ड को देखा, ग्रेविटेशनल फील्ड को देखा था। ग्रेविटेशनल फील्ड कैसा क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी है। जो क्वांटिटी वेक्टर होता है हमने वेक्टर ट्रीटमेंट करते हैं और उनकी जब एडिशन होता है जब किसी एक पॉइंट पे कई मासेस की वजह से फील्ड दिखाना हो, फील्ड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस को मेजर करना। जैसे कोई एक बॉडी से अर्थ है तो अर्थ की वजह से किसी पॉइंट पे उससे कितना इन्फ्लुएंस है, अच्छा यहाँ पे ज्यादा इन्फ्लुएंस है या यहाँ पे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं? बाय मेजरिंग इट्स वैल्यू ऑफ द फील्ड। फील्ड और एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों की जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो सेम ही आता है, लेकिन दोनों ही डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हमें किसी एक पॉइंट पे कई मास की वजह से भी फील्ड को देखे, हमने मासेस को रखा था ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म पे, हमने यहाँ पे फील्ड निकाला था इस बॉडी की वजह से, हमने स्क्वायर के कॉर्नर्स पे मासेस को रखा था और वन ऑफ द कॉर्नर पे इसके फील्ड को कैलकुलेट किया। इनको कैलकुलेट करने से सिर्फ यही हमें समझ में आया क्योंकि कुछ भी हो जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उनको बस वेक्टर एडिशन करना। तो बस अगर यहाँ पे मासेस है m मास जस्ट फॉर द इजी कैलकुलेशन हमने सिमेट्रिकल मासेस रख लिया, सेम मास रख लिया यहाँ पे डिस्टेंस से। हाँ यहाँ पे इस m की वजह से इस पॉइंट पे इस a पॉइंट पे a b c 4 पॉइंट्स है, मैं यहाँ पे देखा था। m की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन किधर होना चाहिए? हमने देखा फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी, फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी एंड इट is the central field. It is the central field. Central field means the field is towards the center. The central field या central force term का हम इस्तेमाल करते हैं। Central force का मतलब होता है the force acting along the line joining the two masses. जैसे इस दोनों बॉडी के बीच में किधर फोर्स होंगे? Along the line joining this. ये दोनों के बीच में along the line joining this. और इस मास की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड किधर होना चाहिए? इस पॉइंट पर बोलेंगे towards. इस पॉइंट पे इसकी वजह से towards. इस पॉइंट पे इसकी वजह से towards. और हमने नेट फील्ड को कैलकुलेट कर लिया था। ड्यू टू सिमेट्रिकल सिचुएशन में मालूम चले कि इसकी वैल्यू e है, इसकी वैल्यू v है। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम एक बार में देखना चाहें तो e√2 आएगा, लेकिन साथ में एडिशनल भी हमारे पास फील्ड है और इसको क्या बोलते हैं? e डैश, और नेट फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। नेट फील्ड की वैल्यू क्या आएगा भाई? सो वी कैन कैलकुलेट द e net can be equal to the e dash plus e√2। लेकिन e की वैल्यू, इंडिविजुअल e की वैल्यू हमें मालूम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द e? बोल सकते हैं कि द g mass small m and divided by the distance. What is the distance from here to here? It is a, so a square. और similarly e dash can be equal to, e dash की वैल्यू क्या आ जाता है भाई? p/2। e dash can be, जब भी ऐसा होगा आप बोल सकते हो कि क्योंकि मासेस सेम है दैट्स व्हाई, ओके, अदरवाइज कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो a√2 हो जाता है, तो a√2 का स्क्वायर करोगे तो इट वुड बी इक्वल टू e/2। बड़ी आसानी से हमने e/2 and plus e into √2 ये वैल्यू लेकर के आते हैं। e can be common, 1/2 plus √2 और e की वैल्यू आ गया g small m and divided by a square and 1/2 plus। क्लियर है? ये हमने ऐसा फील्ड देखा था, किसकी वजह से देखा था भाई? और डिफरेंट मासेस की वजह से बोलते हैं दिस इज द फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू द डिस्क्रीट मासेस। अलग-अलग मास अलग-अलग जगहों पे हैं, लेकिन हमने एक और तरीका देखा था फील्ड निकालने का, किसी कंटीन्यूअस मास की वजह से भी देखा था यहाँ पे। व्हाट इज द फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ रॉड एट अ पॉइंट? तो इसमें हमने एलिमेंट्री मासेस को लिया था, यहाँ पे एक एलिमेंट्री मास dm को ले लिया और इसको डिस्टेंस रख लिया x डिस्टेंस, जो कि गिवन था कि वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड इज एट डिस्टेंस a और अनदर एंड जो है ना वो इससे l डिस्टेंस अवे हो जाएगा, क्योंकि जो रॉड का जो लेंथ है वो l है, तो इसका जो मास है। और यहाँ से भी एलिमेंट्री मास लेकर के हमारे पास फील्ड की एक्सप्रेशन आया था। इस एलिमेंट्री मास की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड ऐसे होंगे
टुवर्ड्स द मास इटसेल्फ, और इसकी वैल्यू को बोलेंगे डी, और डी की वैल्यू क्या आएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी g इंटू डी एम डिवाइड बाई जो यहाँ से का डिस्टेंस है एक्स स्क्वायर, और इस डीएम की जो वैल्यू है वो हम लिख सकते हैं मास बाई एल, एम बाई एल, मास पर लेंथ, क्योंकि कितने लेंथ में फैला हुआ है डीएम मास, बोल सकते हैं कितने लेंथ में भाई, dx लेंथ में, इनटू dx ऐसे। तो dm is equal to m by l into dx, this is called elementary mass, इसकी जगह पे हम इसको रख दिया g into m by l into dx, और यहाँ पे है x square। अब हम इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करूंगा तो हमारा टोटल e की वैल्यू आ जाएगा, e नेट आ जाएगा। प्रॉपर्ली इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, तो भाई हमें ऐसे एलिमेंट्री मास कहाँ से कहाँ तक लेके चलना पड़ेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट्री मास तो हमें यहाँ पे मिलेगा, कितने डिस्टेंस अवे, यहाँ से ए डिस्टेंस अवे, यहाँ से ए से लेकर के ऐसे एलिमेंट्री मासेस रखते हैं, रखना पड़ेगा एलिमेंट्री मासेस सबकी वैसे कैलकुलेट करना है, कहाँ तक, एल डिस्टेंस तक, यानी कि यहाँ से क्या होगा ए प्लस एल, तो इसकी लिमिट हमने रख दिया ए टू ए प्लस एल, इसको प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करने के लिए हमारा काम, और ये सारा कुछ इसका छूट गया है, सब कुछ मैं कल हमने अपनी क्लास में रिकॉर्डिंग किया था, तो मैं एक और दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, इसका भी कल क्लासेस एब्सेंट हो गया उसके ऊपर, ठीक है। अब इसके आगे का काम अल्टीमेटली इसका जो रिजल्ट आता है क्या आता है, इसका रिजल्ट वेरी सिंपल सा रिजल्ट आता है, क्या आता है, जी कैपिटल एम बाई एल एक्स स्क्वायर, इसका जो इंटीग्रेशन है बड़ा इजी तरीके से इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, -2 पावर हो जाता है ऊपर ले जाने पे, इंटीग्रेशन में मालूम है कि क्या होता है भाई, तो -2 + 1 -2 प्लस, और जब इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी रख लेते हैं a to a plus l के लिए क्या है वैल्यू, finally you can get the value gm upon a into a plus l, ये वैल्यू भी आप याद रख सकते हो। साथ ही हमने एक होमवर्क भी दिया था आपको करने के लिए रिंग के केस में, उसके सेंटर पे जो कि आपने आंसर बता दिया था कि सेंटर पे नेट फील्ड की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं एक्सेल पॉइंट पे बताना, किसी एक्सिस पे बताना, और सब कैलकुलेट करने के लिए जाने के लिए आप लाया हूं, क्या है आंसर 3/2 पावर आता है उसमें, तो हमें देखते हैं उसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो आई होप कि सबने करके लाया हो भाई, यू ट्राई, तुमने ट्राई किया था, क्यों क्यों बोल गया, अच्छा तो वॉइस में ये बीच में आ रहा था ना, बीच में तो अब हम इसके आगे काम करते हैं, अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू सर्कुलर मास, एक मास m है जिसका रेडियस r है, एंड व्हाट इज द फील्ड, जब भी फील्ड बताना हो तो हमें सबसे पहले पॉइंट को स्पेसिफाई करना पड़ता है कि भाई किस पॉइंट पे आपको फील्ड की रिक्वायरमेंट है, तो जैसे मैं बोलूंगा कि ओके एट इट्स ऑन सेंटर, इससे खुद के सेंटर पे इसके फील्ड की वैल्यू क्या होना चाहिए इस रिंग की वजह से, व्हाट शुड बी योर आंसर, इट इज 0, क्यों भाई आपने इतना जल्दी कैसे क्विक कैंसिल कर दिया, क्या आपने कैलकुलेट किया या कुछ सोच लिया, वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, हर डायरेक्शन में सेम वेक्टर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब आपने यहाँ पे एक एलिमेंट्री मास लेना है डीएम मास, तो ठीक इसके अपोजिट में भी एक एलिमेंट्री मास होगा डीएम मास, इस डीएम मास की वजह से जो यहाँ पे फील्ड होगा इसकी तरफ होगा, इसकी तरफ होंगे, और यहाँ पे ही फील्ड इसकी तरफ होंगे, तो सभी के अपोजिट में जितने भी आप देखेंगे सबके अपोजिट में जो ड्रामेटिकली अपोजिट में जो डीएम यानी एलिमेंट्री मास जो आपने कंसीडर करने वाले होंगे, सभी में क्या आने वाला है, इक्वल एंड अपोजिट फील्ड मिलने वाले हैं, छोटे से छोटे फील्ड डी मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में सब अपोजिट, व्हाट्स द ई नेट कैन बी इक्वल टू 0, तो हमें इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपका सोच ही आपको आंसर तक पहुंचा देता है, और ऐसे प्रूफ कर सकते हैं every elementary particle have every diametrically opposite point elementary particle have equal and opposite field at this equal and opposite field, why equal and opposite, अपोजिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड होगा इस मास की तरफ होगा, और यहाँ पे जो फील्ड होगा इस मास की तरफ होगा, और इक्वल इसलिए क्योंकि सबकी जो डिस्टेंस है वो सेम, सबका डिस्टेंस सेम है, दैट्स व्हाई सबका
मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट, सबने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, एक दूसरे को व्हाट इज द E net? 0. So field is 0. Field at the center of the circular mass is 0. Okay. Next. The field at the axial point. Axial point on the axis. ऐसे ले लिया यहाँ पे. At a distance x and radius is r. हमें यहाँ पे देखना है कि इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू क्या होना चाहिए. ओके, क्या दिखेगा भाई? अगर हम इसको ये तो 3D भी आ जाएगा क्योंकि खुद एक प्लेन में हो जाता है और साथ में हमारा एक डिफरेंट आ जाता है. तो हम इस प्लेन को देखने के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे पास एक सर्किल है, एक रियल, और ये जो पॉइंट है एक्सेल पॉइंट, जिसको हमने यहाँ पे दिखा सकते हैं. हियर इट इज, ये रहा हमारा एक्सेल पॉइंट यहाँ पे. और आप ध्यान दोगे कि इस नो प्रॉब्लम. सो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि ये जो पॉइंट होता है, या हमने दूसरे ले लेते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमें इस पॉइंट पे चाहिए. इस पॉइंट पे देखना हो तो जितने भी एलिमेंट्री मासेस होंगे सभी इक्वल एंगल ही बनाते हैं, है ना. यहाँ पे ऐसे इक्वल एंगल बनाते हैं और सबकी जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल फिक्स है. और वो डिस्टेंस कौन सा है? जो है और ये जो x है, इन दोनों से मिलने वाले जो हाइपोटेन्यूज बनते हैं वो होते हैं इनका डिस्टेंस. तो सबका डिस्टेंस ऐसे है. लेकिन डायरेक्शन कितना होना चाहिए फील्ड का? तो फील्ड की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स इट, इसकी तरफ है, टुवर्ड्स दिस, इस लाइन के लॉन्ग है, ऐसे है ना, ऐसे इस लाइन के लॉन्ग यहाँ पे दिख रहा था, ऐसे ऐसे इस लाइन की तरफ है, ऐसे ऐसे आ रहा है, बिल्कुल ऐसे. लेकिन सबकी एक कंपोनेंट, जैसे ये जो फील्ड है इसके दो कंपोनेंट बनेंगे. एक कंपोनेंट बिल्कुल ऐसे हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट ऐसे हो जाएंगे. लेकिन ये जो कंपोनेंट है, जैसे ए वाली पार्टिकल पे इसका कंपोनेंट किधर हो गया? ऐसे ऊपर की तरफ हो गया. लेकिन इसी का डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट जो यहाँ पे है, उसकी कंपोनेंट किधर हो जाएगा? डाउनवर्ड. फिर ये कैंसिल कर लेंगे. जो पॉइंट यहाँ पे है उसका कंपोनेंट इधर आएगा और इसके कंपोनेंट इधर आएंगे. क्या करेंगे आपस में? कैंसिल कर लेंगे. तो नेट किधर मिलेगा? नेट हमें सब मिलेगा, इस वाले कंपोनेंट को हमें ऐड करना पड़ेगा. गॉट इट? तो इस चीज की डायग्राम हम यहाँ पे दिखाते हैं. हमने यहाँ पे बिल्कुल 3D एग्जैक्टली जो व्यू होना चाहिए उस व्यू को आपको दिखाया. और यहाँ पे हम इसको बस इसे विजुलाइज करके समझेंगे कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए. हम इसको थोड़ी देर के स्मॉल आर बोल सकते हैं. दैट कैन बी इक्वल टू द r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर एंड रूट ओवर इट. ओके, और हमने यहाँ पे एक एलिमेंट्री मास ले लिया. इस एलिमेंट्री मास को क्या बोलना है? डीएम मास बोलना है. ओके, इस डीएम मास की वजह से जो फील्ड है वो इस तरफ आने वाले हैं और इसको बोलना है डीई. और दिस एंगल को हमें बोलना है थीटा. लेकिन इसके दो कंपोनेंट होने वाले, एक इस तरफ और एक इस तरफ. इस कंपोनेंट को हमें बोलना है डीई साइन थीटा और इस कंपोनेंट को बोलना है डीई कॉस थीटा. उसी तरीके से ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लेना है डीएम, और इसको थोड़ी डॉटेड लाइन से दिखा लेते हैं. और इसके बेस से भी यहाँ पे जो फील्ड आने वाला है वो है डीई. और इसके दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस तरफ और एक कंपोनेंट इस तरफ ही आने वाले हैं. यानी कि नेट कंपोनेंट इधर ट्वाइस हो जाएगा, 2d cos थीटा हो जाएगा. और यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए? डीई sin थीटा हो जाएगा. लेकिन हमने एक बार में दो दो पॉइंट्स को ले रहे हैं, एक बार में डबल पॉइंट्स को ले रहे हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स को. ओके, सो ये दोनों पॉइंट्स जो है ना कैंसिल करते हैं. ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या करेंगे? कैंसिल ईच अदर. ये कैंसिल करेंगे और इधर एड अप हो जाता है. मतलब हमें अगर यहाँ पे फील्ड निकालना है, ई नेट निकालना हो, तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करने का, 2d cos थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो वी कैन इंटीग्रेट 2de cos थीटा अंडर द प्रॉपर लिमिट. अभी हमें सोचना है कि इसकी प्रॉपर लिमिट क्या रखेंगे. पहले इसकी d की वैल्यू देखते हैं क्या आता है. एक d की वैल्यू क्या आ जाना चाहिए? सो de कैन बी इक्वल टू, बोलिए क्या आना चाहिए? So this distance we can use this was distance, और इसका मास क्या है? dm. yes, g into dm divided by the square of small r square. In fact ये जो x है, x distance is fixed, r is fixed.
मीन्स दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, आर इज द कांस्टेंट। ये क्या भाई, सभी पार्टिकल्स के लिए क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और सिर्फ डीएम वेरिएबल है। क्या है, सिर्फ एक डीएम वेरिएबल है, लेकिन अल्टीमेटली जब डीएम को हमने इंटीग्रेट करूंगा तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो डिपेंड करता है कि आपने एक बार में कितने पार्टिकल सिस्टम को लिया, कितने पार्टिकल्स को लिया, कितने एलिमेंट्री पार्टिकल्स को लिया। हमने एक बार में डबल पार्टिकल को लिया है, इसलिए इसको लिमिट को हाफ कर दूंगा, इसको लिमिट को हाफ कर दूंगा, क्योंकि आपने एक यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे किया तो ऑटोमेटिकली, तो अल्टीमेटली हमें कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, हाफ ऑफ दैट वन। तो ऐसे अगर मैं 2 हटा दूं, यहाँ से 2 हटा दूं, तो फुल 0 to m करूंगा, और 2 रखूंगा तो 0 to m/2 इंटीग्रेट करूंगा। क्लियर है? ओके। क्योंकि कोई बेमानी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अगर आपने एक बार 2 ले लिया, एक बार में 2 कर लिया है, तो आपको आपका फर्ज बनता है कि आप लिमिट में भी उस बात को कंसिडर करें, है ना? तो उस बात को कंसिडर करना पड़ेगा, और 0 to m/2 रखूंगा, क्योंकि यहाँ पे d के पे आने वाला है g into dm r स्क्वायर एंड कॉस्ट। हाँ, कॉस्ट की जगह पे आप रख सकते हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट एटा, that is x upon r, x upon r, simply r, x upon r integration to it. बिल्कुल ऐसा ही सोचा था। ओके, थोड़ी बहुत कैसे? अच्छा, एक तो यहाँ पे डी कॉस्ट आया होगा और लिमिट 0 to m आया होगा। ओके, हमने क्या देखा, x इज कांस्टेंट, r इज कांस्टेंट, सो ये हमारे इंटीग्रेशन में बिल्कुल ही कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है भाई। देयर इज नो हिंड्रेंस क्रिएटेड बाय दिस वन x एंड r। बड़ा आसानी तरीके से इसका इंटीग्रेशन, आप कहेंगे कि ये देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन उतना ही इजी है ना? इसका इंटीग्रेशन क्यों भाई, x इज कांस्टेंट, r इज, आपको लग रहा है कि x कांस्टेंट है? yes, the distance is fixed, r is fixed, yes। अभी हमने चेक कराया था यहाँ पे कि जितने भी पार्टिकल्स है, सबकी जो r की जो वैल्यू है वो बिल्कुल फिक्स है, सबकी r की वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड है ना? ओके, सो कैन वी राइट इट, दिस इज twice g x upon rq and integration of dm 0 to m/2। हमें पता है कि dm का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आने वाला है, m, dm कंडीशन करेंगे तो क्या आएगा, m। कोई डाउट? नो, ओके। क्योंकि gx upon rq कहीं भी कोई, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, यू विल से x, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dm, यू विल से m। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे अगर x जैसा कुछ खोजूंगा तो क्या आएगा, पावर 0, और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, 0 + 1 डिवाइड बाई 0 + 1 मींस व्हाट इज दिस, x। ठीक है, अगर मैं m के जैसा यहाँ पे कुछ खोजूंगा तो क्या मिलेगा, द पावर इज 0 मींस 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1, 1 into dm is dm, so what is the value of integration, 0 + 1 divided by 0 + 1, so what is the integration of dm itself, it is m, what is the integration of dx itself,
x x यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ के लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसे में बोल रही। सो यू विल गेट हियर m, और m के पे हमें क्या लिखना है, m/2, 0 to m/2. सो यू कैन राइट हियर क्या आ गया भाई, g इंटू, अब यहाँ पे m के पे हम रिप्लेस करना है m/2 माइनस 0 twice gx by r, s here is rq, और यहाँ पे आ गया m/2 minus 0. That's it. So what is your answer? The final answer is E net 2 cancel, g capital M x divided by rq. You know the value of r? Yes, you have the value of r. What is this? X square plus r square and root of it. Power is 3. तो फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 3/2. Yes, this is the right answer. ठीक है, so got it? Okay, so this is the E net, ऐसे है, और डायरेक्शन किधर है E net का, वो दिख रहा है towards the center of the circle, towards the center of the circle. तो अगर वेक्टर फॉर्म में बोल दूंगा, ऐसे आ गया, इन वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट G कैपिटल M x square plus r square 3/2 towards the center of the circle. Is it okay, everybody? Yes, sir. तो इंटीग्रेशन तो करना था, लेकिन आई थिंक इससे इजी इंटीग्रेशन और नहीं मिलने वाला है। डीएम का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, एम होने वाला। और बस हमने एक यहाँ पे एक और सीखा कि अगर आपने एक और में दो एलिमेंट्री पार्टिकल को लेते हो तो आपकी लिमिट भी उसके अकॉर्डिंगली हाफ हो जाता है। हाँ, आर क्यू है, हाँ यहाँ भी आना चाहिए, बिल्कुल यू आर राइट। Towards the center of the circle। तो इस तरीके से अगर कोई भी काम हो जिसमें फील्ड निकालना हो, किसी भी शेप का हो, अगर प्रॉपर्ली हम उसकी इक्वेशन को सेटअप कर पाते हैं तो प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करके हम उसकी वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूस बॉडी के लिए, वो रॉड है, रॉड और रिंग के लिए, रॉड और रिंग के लिए। बाकी फील्ड के लिए सॉलिड स्फीयर का भी होगा और हॉलो स्फीयर्स का भी होंगे, हम उसको भी देखेंगे, हॉलो स्फीयर्स एंड सॉलिड स्फीयर्स। और हॉलो स्फीयर मींस जैसे कोई बॉल हो गया, उसके अंदर में कितने फील्ड हैं हम उसे भी देखेंगे। और सॉलिड स्फीयर जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदर में जाते हैं तो फील्ड कैसे चेंज करता है हम उसे भी देखेंगे। क्लियर है? सो राधे सब next, filled inside and outside the hollow sphere, inside and outside the hollow sphere, or hollow spherical mass inside and outside देखना है। The field inside the hollow sphere is 0. The field inside the hollow sphere is 0. Okay, हम इसको एक लॉज के रूप में ले लेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए, इसको बोलेंगे सेल लॉ। व्हाट इज दिस? सेल लॉ। So we can use by cell law.
by cell law, हमारे पास दो सेल लॉ होंगे. नंबर 1, the field anywhere inside the spherical sphere is 0. Number 2, the field outside the cell is very similar as the whole cell is treated as a point particle kept at its own center. Kept at its own center. Kept at its own center. पहले का आंसर आ चुका है. What is the field anywhere inside the cell? कहीं भी. What is the field here? यहाँ पे क्या field है इस point पे? You can say 0. What is the field at the center? 0. What is the field at this point? 0. Anywhere. कहीं भी field की वैल्यू क्या है? 0 है. Inside point. Outside point के लिए. Outside point के लिए cell law क्या बोलता है? Okay, no problem. You want to get the field at any outside point? Yes. What is the mass of the cell? M. What is the radius of the cell? Capital R. And where is the point at which you want to get the field? So it is outside here, outside this. Okay. So what is the distance here? It is x. Okay, x is greater than r. Yes. तभी तो ये outside point होगा. So what is the idea behind finding the field here? The idea is that the whole cell is supposed to be a point mass which is kept at its own center. पूरा सेल कैसा है? एक पॉइंट के मास कैसा है? तो कहां पे रखा हुआ है? इसके खुद के सेंटर पे रखा हुआ है ऐसे. तो वी हैव ओनली वन पॉइंट मास m. मींस वी हैव टू कंसीडर द होल सेल एज अ पॉइंट मास. द होल सेल एज अ पॉइंट मास. तो मुझे यहां से अब x डिस्टेंस पे निकालना है फील्ड की वैल्यू. तो पॉइंट मास की वजह से तो हमें मालूम है एक पॉइंट पार्ट के लिए पॉइंट मास की वजह से फील्ड की वैल्यू x डिस्टेंस पे क्या होता है? इट इज वेल नोन टू अस. हमें मालूम है कि इसके फील्ड टुवर्ड्स द मास एंड वैल्यू शुड बी इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइड बाय x स्क्वायर होना चाहिए. नहीं होना चाहिए? यस, मालूम है एक पॉइंट पार्ट के लिए m मास की वजह से x डिस्टेंस पे कितने फील्ड आते हैं? g m अपॉन x स्क्वायर. तो दिस इज एज पर द सेल लॉ. हमें there is no need of any further derivation regarding that. Is it okay? Okay. To accept. Similarly, the field inside. Any doubt? Okay. We must have to obey this cell law of gravitation. We can say cell law of gravitation. The cell law means what? ऐसे सेल लॉ यहाँ भी आ रहा है और सिमिलर सेल लॉ चार्ज के लिए भी आएगा. हम आगे कहीं बता देता हूँ. अगर ऐसा मास नहीं होता, इस मास पे कुछ चार्जेस होते हैं, तो उसकी वजह से फील्ड इनसाइड में क्या होता? 0 होते हैं. और इसके आउटसाइड में फील्ड कैसा होता? वैसा ही होता जैसे हमें आउटसाइड पॉइंट पे किसी पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकालना होता. इन क्लास 12 वी विल मूव टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे. ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वेरी सिमिलर चैप्टर. वहां भी मैटर को देखते हैं, लेकिन वहां पे मैटर की चार्ज की प्रॉपर्टी को देखेंगे और यहाँ पे मैटर की मास की प्रॉपर्टी को देखते हैं. एंड बोथ हैव द सिमिलर रिलेशन, सिमिलर फैक्ट्स. Okay, so what is the field inside and outside to the solid spherical mass now?
Now the solid spherical mass. Noted? हो गया नोट सबने कर लिया इसको. Clear है? Any doubt? Okay, good. What's with the field inside and outside the solid spherical mass now? The solid spherical mass very similar to our earth. जैसे कि हमारा अर्थ है. If अगर हम जो भी facts जानेंगे, all the facts regarding the solid spherical mass like our earth, like our earth, and amazing planet. Okay. It's not cell now. There is no cell now. Oh. क्यों? 2 लाइन लिखने में कितना टाइम लगाते हो? Okay, do it first. The field inside and outside the solid spherical mass. Done. Okay.